वेलकम गाइज RUHSM के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आपका ROHS एंट्रेंस एग्ज़ाम सक्सेसफुली संपन्न हो चुका है और इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आई, कोई शिकायत नहीं आई। और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और काफ़ी सारे स्टूडेंटों के अच्छे रेस्पॉन्स आ रहे थे, सर आपने जो हमें बताए थे उसी प्रकार के क्वेश्चन आप हमसे पूछे गए और इसी लेवल के क्वेश्चन और काफ़ी ईजी हमारा पेपर था। तो यही हम चाहते थे कि आपका पेपर अच्छा हो और जिन्होंने ईमानदारी से हमारे JK लोन जॉब चैनल और GK MCQ MK चैनल के क्वेश्चन किए होंगे तो ये तो 100% गारंटी है कि उनका तो टॉप 10 में नाम आएगा, क्योंकि क्वेश्चन वही आए जो हमने आपको बताया था, लेवल वही आया है। अभी हम आपको बताएंगे, देखो कटिंग भी बताएंगे जो हमने आपको बताया था और किस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में आए। ठीक है, तो चलिए आपका जो पेपर है वो सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम BS नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का करेंगे और बाद में कमेंट जिसके ज़्यादा आएंगे उसके हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम जूलॉजी यानी कि बायोलॉजी में जो जंतु विज्ञान उसका देख लेते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री का हम आपको अच्छे से बताएंगे, इसलिए उसकी तैयारी चल रही है अभी। हर एक स्टेप को समझाया जाएगा आपको, कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो भी हम आपको बताएंगे और इसका आंसर यही क्यों होगा, इसलिए वो लेट आएगा वीडियो। थोड़ा पेशेंस आपको रखना होगा। पहले हम जूलॉजी का थ्योरेटिकल का कर लेते हैं ना, उसके बाद फिजिक्स का अच्छे से करेंगे अपन, बिल्कुल सोच समझ के। चलिए, और ये क्वेश्चन देख लो आप। ये पहला क्वेश्चन ही JK लोन जॉब चैनल में काफ़ी बार डिस्कस किया है और बहुत सारे स्टूडेंट के अच्छे रेस्पॉन्स आए, सर हम आपको सुपर चैट देना चाहते हैं, आप लाइव आइए। तो देखिए सुपर चैट हम आपसे लेना नहीं चाहते, क्योंकि पैसे के लिए हम काम नहीं करते। हम तो आपका फ्यूचर, आपका जो भविष्य है उसको उज्जवल बनाना चाहते हैं कैसे भी करके। ठीक है ना, तो सुपर चैट का नॉट रिक्वायर्ड। और काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे, सर हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमारा पेपर काफ़ी अच्छा गया, आपने हमारी काफ़ी हेल्प की, तो आपको सब बहुत बहुत थैंक्स आपको, क्योंकि अब मिल भी नहीं सकते अभी, तो हम क्या है बाहर है अभी। ठीक है, राजस्थान में आएंगे तो ज़रूर कुछ हम आपको पोस्ट डाल देंगे। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन हमने आपको काफ़ी बार बताया था। प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने की वह कौन सी विधि है जिसमें एक शुक्राणु को सीधे ही अंडज में प्रवेश कराया जाता है। काफ़ी बार हमने आपसे टर्म बोली थी IVF और ZIFT और JIFT, दोनों में अंतर है काफ़ी सारा। अभी हम आपको बताएंगे कि ZIFT क्या है और GIFT क्या है। एक होता है IUT, एक होता है ICST। क्लियर, ये टर्मिनोलॉजी जिसको पता थी उसका काम हो गया। और ये टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ाई थी JK लोन जॉब चैनल पे। कटिंग उसकी हम फेसबुक पे डाल देंगे, आपको यकीन नहीं होता है तो आप जांच कर सकते हो और फिर आप बता सकते हो कि सर आपने नहीं बताया था ये। ठीक है, पहला होता है इंट्रा, सब जानते हो ना, इंट्राफ्लोविन ट्यूब, इन विट्रो निषेचन, यानी कि इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी आप बोल सकते हो, यानी कि फ्रगनेली शिशु भी आप बोल सकते हो, इसके थ्रू बनता है। इसमें निषेचन कहाँ पर होता है? फ्रगनेली में, इसलिए इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एक होता है ZIFT। ZIFT का मतलब होता है जाइगोट इंट्राफ्लोविन ट्रांसफर, यानी कि इस तकनीक में यदि क्या होता है, युग्मनज को मादा प्राणी की अंडवाहिनी में स्थानांतरित किया जाता है, अंडवाहिनी में, इसलिए इसका फ्लोविन ट्यूब आया, जाइगोट इंट्राफ्लोविन ट्यूब। और दूसरा है ZIFT। इसमें अंतर यह है कि इसका मतलब होता है ZIFT का जाइगोट इंट्राफ्लोविन ट्रांसफर। इसमें अंडाणु किसी दाता स्त्री से लिया जाता है, यानी कि उसने गिफ्ट किया है, तो इसलिए इसका GIFT से याद रखने के लिए हमने आपसे बोला था। ठीक है, और एक होता है आपका IUT। IUT क्या होता है गाइस? IUT होता है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। इस तकनीक में क्या होता है, युग्मनज की विदलन क्रिया द्वारा उत्पन्न होने वाली 8 कोशिकीय अवस्थाएं या इससे अधिक कोशिकीय अवस्थाओं को क्या किया जाता है, गर्भाशय के ऊपरी भाग में स्थानांतरित किया जाता है, इसलिए इसको इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र बोलते हैं, IUT इसको बोलते हैं। और एक लास्ट होता है ICST। अब आप बोलेंगे सर ये ICST क्या होता है, तो आपको पता है कि अब कोई तरीका नहीं है शुक्राणु और अंडाणु, यानी कि इसमें क्या है, यदि किसी कारणों से महिला और पुरुष दोनों में शारीरिक अवरोध हो गया तो निषेचन क्रिया तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि दोनों में मिस्टेक हो गई।
तो इस स्थिति में महिला के अंडाशय से परिपक्व अंडाणु को निकाला जाता है और पुरुष के टेस्टिस यानी कि वृषण से क्या निकाला जाता है, स्पर्म को निकाला जाता है और निषेचन क्रिया कराई जाती है। और इसमें शुक्राणु को सीधे ही अंडाणु में क्या किया जाता है, अंतःक्षेपित किया जाता है और फिर निषेचित अंडाणु को अंडवाहिनी में रोपित किया जाता है। यहाँ शुक्राणु निक्षेपित से संतान उत्पत्ति को प्रेरित किया जाता है, इसलिए इसको इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म ट्रांसफर बोल रहे हैं हम। ठीक है, डायरेक्ट उसके अंदर निक्षेपित कर दिया। तो ये लो क्लियर हो गया ना। तो अब आपको आ गया होगा इसका आंसर क्या होगा। जिनके टर्म क्लियर है IVF, GIFT और ZIFT और JIFT और IUT और ICST क्लियर। तो अब बताओ, एक बार और समझा दिया मैंने। शुक्राणु को सीधे अंडज में प्रवेश कराया जाता है, सीधे ही। सो गाइज, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, क्योंकि डायरेक्ट ही अंतःक्षेपित क्या है, ICST। जिसको पता होगा वो तो कर लेगा। तो इसका राइट ऑप्शन सी। आपने भी यही किया होगा। जेके लोन जॉब चैनल पर हमने जो क्वेश्चन कराए थे प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो अगर पढ़ लिए होंगे तो उनका तो भला हो गया समझो। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि स्पोरोजेनेसिस उत्तक की 4 कोशिकाओं के कितने माइक्रोस्पोर टेट्रास बनाते हैं। हाउ मेनी माइक्रोस्पोर टेट्रास आर डेवलप फ्रॉम 4 सेल स्पोरोजेनेसिस टिश्यू। डायरेक्ट क्वेश्चन है गाइस, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। अगर आपको पता होगा कि 16 होती है, 4 होती है, या फिर 8 होती है, या फिर 10 होती है, तो आप इसको डायरेक्टली टिक लगा सकते हो। यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है आपको। माइक्रोस्कोप पढ़ रखा है आपने, GK MK चैनल पर हमको थोड़ा सा आपको बताया था इसके बारे में। सो इसका राइट ऑप्शन है गाइस, कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा, 4 माइक्रोस्पोर ट्रेड होते हैं। अगला क्वेश्चन, एक पूर्ण विकसित मोनोस्पोरिक भ्रूणपोष होता है ए वेल डेवलप मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो से। रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आ गया। देखो, हर एक स्टेप आपको पता होगी, भ्रूण से किस प्रकार इंसान बनता है, और ये भी हमने आपको पढ़ाया था। यानी कि कोई भी एक भी क्वेश्चन यहाँ अनजाना नहीं है। तो यहाँ पर दे रखा है कि 8 सेल और 7 न्यूक्लिएट, या फिर 6 सेल और 7 न्यूक्लिएट, और 7 सेल 8 न्यूक्लिएट, या फिर 7 सेल और 6 न्यूक्लिएट। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे बोल रहे थे, सर हम एग्ज़ाम दे रहे तो हमको तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम आपके क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जेके लोन जॉब चैनल पर हम आपका वीडियो देख रहे, ऐसा लग रहा था वहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन वही थे ना गाइस, इसी लेवल के थे ना। लेवल तो कोई हट के था ही नहीं। तो अभी तो आपको देखो टॉप पे कॉलेज में भी, अभी तो कॉलेज की पढ़ाई भी तो हम ही करवाएंगे, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। नया चैनल की तैयारी चल रही है जहाँ पर हम आपको कॉलेज की पूरी पढ़ाई करवाएंगे, क्योंकि आपके वहाँ पर इंग्लिश चलती है टोटल, वो तो आपकी समझ में आएगी नहीं। तो हम बताएंगे ना कैसे आपको समझना है। तो बता दो, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है गाइज। इसमें तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर रहा है 8 दे के 7 दे के, क्या 8 है क्या 7 है, बस वही ये क्लैरिटी होगी तो आप इसको कर पाओगे। सो सिंपल इसमें क्या होता है गाइज, हम आपको बता देते हैं। इसमें 7 सेल होती है, पढ़ा होगा आपने, और इसमें 8 नाभिक यानी कि न्यूक्लिएट होते हैं। तो ये जिसमें दे रखा है देख लो किस में दे रखा है, ये 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट, तो ऑप्शन सी में दे रखा है, तो यही सही है। क्लियर। कहाँ दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगला 36, निम्न में से कौन सा लक्षण वात प्राकृतिक पुष्प का नहीं है। विच ऑफ द फ्लोविंग इज नॉट ए फीचर ऑफ एनोमिलस फ्लावर। प्राकण हल्के होते, वह चिपचिपे नहीं होते, वर्तिकाग्र बड़े पदार होते, रस भरे पुष्प होते। बच्चों वाला क्वेश्चन है, प्राकण अधिक संख्या में पाए जाते। आपके 12th में चैप्टर है गाइज, ठीक है, प्लांट्स के बारे में, और रिप्रोडक्शन प्लांट का भी इंपॉर्टेंट है, हमने आपको बोला था, ठीक है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ ये तो वात प्राकृतिक पुष्प का नहीं है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से है, तो आ जाएगा। और ये क्वेश्चन हमने काफ़ी बार डिस्कस किए थे जेके लोन जॉब चैनल पे।
बिल्कुल। इसका देखो, यहाँ पे हम आपको बता दें कि प्राकरण हल्के होते ये तो है, वर्तिकाग्र बड़े हो पर तार होते ये भी सही बात है। और यहाँ पर ऑप्शन इसमें दे रखा है लास्ट वाला कि प्राकरण अधिक संख्या पाई जाती है, ये भी सही बात है। यानी कि ये भी वात प्राकृत पुष्प का है, बट यहाँ पर रस भरे होते ये नहीं है गाइज। रस भरे पुष्प होते ये नहीं है, ये वात प्राकृत पुष्प का नहीं है। तो ऑप्शन हमसे सवाल भी तो यही पूछा है ना कि कौन सा नहीं है, तो हमारा राइट ऑप्शन भी यही होगा, तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। आपने भी यही किया होगा, अभी तो कल ही देख के आए हो, याद होगा ना कि कौन सा टिक करके आए थे। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और अपना रिजल्ट खुद निकाल लो। जी बिल्कुल, अगर आपने गलत किया है तो गलती मान लो उसको, क्यों गलती किया, अगर सही किया तो सही मान लो और खुद एनालिसिस कर लेना कि कितने सही किए। 38 में आ जाओ। पासपोफिनोल पार्विक एसिड यानी कि इसमें दे रखा है कि पासपोफिनोल पार्विक एसिड, तो इसमें आपको क्या बताना है गाइज, ये तो आपका ऑप्शन है कि ग्लाइकोलाइसिस में ऊर्जा का खपत चरण कौन सा है। द एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप इन ग्लाइकोलाइसिस अगर आपने पढ़ा होगा तो उसकी स्टेप हर एक मालूम होगी आपको, तो उसी स्टेप के बारे में ये जानना चाहता है एग्जामिनर कि खपत का चरण कौन सा है। खपत वाला स्टेप भी आया होगा उसमें जब आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा होगा। तो ऑप्शन ये 4 दे रखे आपको, पासपोफिनोल पार्विक एसिड, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट, या फिर 1,3 डाइपास्पो ग्लाइकोसिक एसिड, या फिर 3 पास्पो ग्लाइसिक एसिड। कौन सा टिक किया था इसमें आपने। देखो बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में कुछ फर्क नहीं है, काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलते जुलते आ जाते हैं। ये केमिस्ट्री में आपके जो जे1 है ना, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, वहाँ पर भी ऐसा कुछ है, ग्लाइकोलाइसिस वहाँ पर दिया हुआ है, तो आपने देखा होगा तो आ गया होगा। लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, ग्लूकोज को तोड़ना। सो गाइज इसमें स्टेप देखा जाए, हर एक स्टेप आपको पता होनी चाहिए उसके लिए। तो उसमें एक स्टेप है कि फ्रक्टोज 6 फास्फेट और फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट, इसमें एनर्जी कंज्यूम होती है। तो ये आपके ऑप्शन बी में दे रखा है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट और फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट, तो इसका बी ऑप्शन सही है। आपने भी यही किया होगा शायद। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। फिजिक्स की तैयारी चल रही है गाइस, फिजिक्स का भी अभी बहुत जल्द वीडियो आने वाला है। ग्रेप साइकिल के एक चक्कर में कितने CO2 के अणु होते हैं। हाउ मेनी CO2 मॉलिक्यूल आर फॉर्म सिंगल टर्म। ग्रेप साइकिल तो पता होगी ना सबको, बच्चों को पता रहते हैं ग्रेप साइकिल। तो CO2 के अणु कितने होते हैं, 6 4 1 2। कितना सिंपल क्वेश्चन है, CO2 के अणु पूछे गए ग्रेप साइकिल से। सबको पता है ना, CO2 के 2 अणु होते हैं गाइज, देखना ग्रेप साइकिल में दिख जाएंगे आपको। तो इसमें 2 दे रखा होगा, ऑप्शन डी में दे रखा है, तो यही सही है आपका ऑप्शन डी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। वह चक्कर चुनिए जो सभी पौधों में पाया जाता है। चूज द साइकिल विच यूनिवर्सल टू ऑल प्लांट। ये भी हमने आपको बताया था C3 C4 के बारे में जेकेल ऑन जॉब चैनल पे। तो बताओ, वह चक्र चुनिए जो सभी पौधों में पाया जाता है। कौन सा टिक लगाया था आपने। अगर आपने C3 साइकिल किया होगा तो सही है आपका, ठीक है। C3 साइकिल ऑप्शन सी सही जाएगा इसका, C3 साइकिल, क्योंकि C3 साइकिल से जो चक्कर है ना उसी में सभी पौधों में पाया जाता है। क्लियर। बॉटनी भी हमने आपको पढ़ाई थी जेकेल ऑन जॉब चैनल पर, सभी प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए थे, बट आप करे होंगे तब ना। ताला चाबी है, देख लो बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया। ताला चाबी अवधारणा किसने दी थी। आपका जो 11th में एंजाइम वाला चैप्टर है, जब एंजाइम पढ़ना स्टार्ट किया था तो बेसिक इंट्रोडक्शन वैज्ञानिक के बारे में हुआ था, एंजाइम के बारे में। लॉक एंड की हाइपोथेटिक वाज प्रोडक्ट्स, ताला चाबी सिद्धांत किसने दिया था। कॉसलैंड, एमिली पिसर, ड्यूक्लॉक्स, विली कोहन। और हमने आपसे पहले ही बोल दिया था कि 11th और 12th से ही क्वेश्चन आएंगे। तो ये देखो एंजाइम वाला चैप्टर है आपके 11th में। ताला चाबी सिद्धांत आपने पढ़ रखा है, तो कौन से साइंटिस्ट ने दिया था आपको बताना है। हमने आपको बोला भी था कि मछली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पिस नाम से याद रखना है आपको इसका, ताला चाबी का।
तो जिसने उन्हें रख लिया होगा तो 1 नंबर पक्का है उनके। तो इसका राइट ऑप्शन एमिल पिस्सर होगा। ठीक है, एमिल पिस्सर, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। और आपने जो किया था लगा दो, जो भी आपने सोचा था गलत है तो गलत कर दो, क्योंकि आपको खुद को रिजल्ट निकालना है अभी आपका कि कितने क्वेश्चन सही गए कितने क्वेश्चन गलत गए। गैसिपियन कौन से कुल का सदस्य है? काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर रिजल्ट कब आएगा? 1-2 दिन में आने वाला है बस, बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है, हम आपको बताएंगे कितनी मेरिट जाएगी कितनी कट ऑफ जाएगी वो भी हम आपको बताएंगे, पूरा सहयोग देंगे आपका। गैसिपियन कौन से कुल का सदस्य है? नेम द फैमिली टू विच गैसिपियन बिलोंग। ये कुल आपने पढ़े होंगे, सोलेनेसी, पायसी, मालवेसी, यूकोबेसी 11th में पुष्प वाले चैप्टर में काफ़ी सारे कुल दे रखे। तो गैसिपियसी कौन से कुल का सदस्य है? और हमने आपसे बोलता है थोड़ा सा आपका 11th भी देख लेना, तो जिन्होंने देख लिया होगा तो उसका तो भला हो गया। सिंपल सा गाइस, मालवेसी आएगा इसका। ठीक है, मालवेसी, वेरी सिंपल। अगला देखो, मैच वाला क्वेश्चन आ गया। हमने आपसे बोला था कि मैचिंग आपसे पूछा जाएगा, बट आप सुनते तब ना। निम्नलिखित का मिलान करना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था आपको जेके जॉब चैनल पे, तो बताओ ना। 11th में दे रखा है आपके श्वसन तंत्र। टाइडल वॉल्यूम किसका कितना होता है, किस प्रकार से होता है, अंतर श्वसन बाह्य श्वसन। मिलान आपको करना है। जैसे आपको दे रखा है कि आरबी यानी कि अवशिष्ट मात्रा, अंतर श्वसन क्षमता कितनी होती है, क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता कितनी होती है, फेफड़े कुल क्षमता कितनी होती है, मैच करवाना है। और उसका मैच यहाँ पर दे रखा है। ये देखो, ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 4 ऑप्शन। ये लो, अब तो दिख गया ना। सिंपल है गाइज बहुत। देखिए गाइज, अवशिष्ट मात्रा, अवशिष्ट मात्रा सब जानते हो कि 1100 से कितनी होती है, 1100-1200 मिलीलीटर होती है समथिंग अवशिष्ट मात्रा आरवी। ठीक है, तो इसका तो ये होएगा सेकंड। और ईसी यानी कि अंतर श्वसन क्षमता, अंतर श्वसन क्षमता होती है गाइज आपकी 3500 मिलीलीटर के लगभग। ठीक है, तो इसका तो ये होएगा। ठीक है, और क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता कितनी होती है ये भी आपने पढ़ रखा है, हम सब ने पढ़ रखा है, अनजाना कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है। इसमें ईआरवी और आईआरवी होती है। ठीक है, और एक होता है फेफड़ों की कुल क्षमता कितनी होती है। अब तो सिंपल सी बात है, अगर नहीं पता है फिर भी आप कर ही दोगे इसको, तो क्योंकि बच्चा भी तो एक ही है ना। तो इसकी हो जाएगी VC+, इस प्रकार से का ये बनेगा इसमें। ठीक है, कुछ इस प्रकार का बनेगा, इस प्रकार का बनेगा, और ये बन गया आपका। तो ये कहाँ पर बना हुआ है कि ए में तो आएगा सेकंड, और बी में आएगा 4, सी में आएगा फर्स्ट, और डी में आएगा थर्ड। ये जिसमें दे रखा है वही हमारा सही है, और ये आपका दे रखा है यहाँ पे ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ना। कहाँ दिक्कत है? कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हकीकत है, जिन्होंने हमारा जेके लोन जॉब चैनल फॉलो करके अच्छे से ईमानदार से किया होगा तो टॉप पे आएगा, देखना टॉप 10 में नाम आएगा उनका 100%। क्वेश्चन का लेवल ही वही है गाइज, देख लो आप खुद। देखो अगला क्वेश्चन, विलीय डीएनए के 5वें सिरे के फॉस्फेट ग्रुप को हटाने के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायक है जिसमें डीएनए रेखीय अवस्था में रह सके? डीएनए लाइगेज, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज, एल्कलाइनेज फॉस्फेट, और डीएनए पॉलीमरेज। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के बारे में हमने काफ़ी बार आपसे बोला था कि क्वेश्चन बनता है जेनेटिक्स इंजीनियरिंग से, जेनेटिक्स से, तो बन गया ना। क्या किया था इसमें आपने, ईमानदारी से बता दो, लिख लो आपके पास जो भी बुक है कि ये हमने सही किया था, क्योंकि हम तो आपको बताने जा रहे हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। वलीय डीएनए के 5वें सिरे पर फॉस्फेट ग्रुप को हटाने के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायक है? सो गाइज वो है आपका एल्कलाइन फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेटेज। अगला,
प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए को काटने के लिए, देखो जेनेटिक्स इंजीनियरिंग काफ़ी सारे क्वेश्चन बने हैं, पास में 2 क्वेश्चन बन गए। स्वरूप डीएनए का खंडन हो जाता है, इन खंडों को किस तकनीक के द्वारा अलग कर सकते हैं? पता होगा आपको, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम देख के आए हो और जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के ऊपर काफ़ी जोर दिया था हमने, और जिन स्टूडेंटों ने सीरियसली लिया तो उनका तो फायदा हो गया 2 नंबर का। जेल विद्युत का संचालन, पॉलीमरेज चेन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम सब जानते हो आप। डीएनए को काटने के लिए परिणाम स्वरूप डीएनए का खंडन हो जाता है, इन खंडों को किस तकनीक द्वारा अलग कर सकते हैं? वो तकनीक आपको बतानी है और कुछ नहीं करना है यहाँ पे, सिंपल सा क्वेश्चन। सो गाइज, आपने पढ़ा होगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी कि जेल विद्युत का संचालन, ये तकनीक यूज की जाती है। तो ये दे रखा है ना आपके ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। चलते बढ़ते आगे की ओर, और आपने जो टिक करके आए थे तो देख लेना सही है गलत है, क्योंकि आपको खुद को ही पता है कि आप क्या करके आए थे वहाँ। निम्न में से वेक्टर डीएनए का गुण नहीं है। ऑल ऑफ द फ्लोइंग आर प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर डीएनए एक्सेप्ट। ये देखो जेनेटिक्स से कितने क्वेश्चन बन गए, ये एक और क्वेश्चन आ गया आपके। 3 नंबर पक्के हो गए जिन्होंने जेनेटिक्स देख ली होगी। पैसेंजर डीएनए से जुड़ने की क्षमता, और की उपलब्धता, लार्ज साइज, या फिर आपका एक्ट ऑफ सेलेक्टर मार्कर। बताइए कौन सा वेक्टर डीएनए का गुण नहीं है? यानी कि एग्जामिनर ये नॉलेज चेक करना चाहता है कि वेक्टर डीएनए का गुण पता है कि नहीं है, आपको प्रॉपर्टी पता है कि नहीं उनकी, तो बताओ कौन सी नहीं है। सिंपल, देखो यहाँ पर ये भी है, पैसेंजर वाली भी है, ठीक है, और आई वाली भी है, और यहाँ पे लास्ट वाली भी है एक्ट ऑफ सेलेक्टर मार्कर, बट ये सी वाली नहीं है, बड़ा आकार तो नहीं है। तो फिर यही सही है, बता दो ये वाला है। आपने क्या किया था गाइज, देख लो सही है गलत है, आप खुद ही एनालिसिस कर सकते हो, क्योंकि आपने वहाँ क्या किया था आप खुद ही जानते हो अच्छे से। ये देखो बच्चों वाला क्वेश्चन, 8वीं 9वीं का बच्चा कर दी इस क्वेश्चन को। कुपर कोशिका किस अंग में पाई जाती है? कुपर कोशिका हमने आपको पढ़ाई भी थी, वीडियो की कटिंग करके भेज देंगे अगर आपको यकीन नहीं होता है तो, क्योंकि बहुत सारे यकीन नहीं करते, हमने पहले पढ़ा दिया था तो आपको, और भेजनी पड़ेगी कटिंग वहाँ की वीडियो, क्योंकि काफ़ी लंबे थे वो जेके लॉन्च पे, तो वहाँ से जहाँ से क्वेश्चन आया ना वो कटिंग हम आपको ज़रूर भेजेंगे, फेसबुक इंस्टाग्राम पे भेज देंगे, ताकि आपको यकीन हो जाए, क्योंकि एक तो आप विश्वास नहीं करते ना इसलिए, और विश्वास करवाना हमारा काम है। कुपर कोशिकाएं गाइज कहाँ होती है? ब्रेन में, लीवर में, लंग्स, थाइमस। सिंपल सी बात है, बता दो इसको तो, सब लीवर ही करके आए थे ना। यकृत सही है, इसमें ही होती है कुपर कोशिकाएं, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपको गलत कथन चुनना है गाइज, चूज ए ऑप्शन विच नॉट करेक्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ा होगा आपने, उसमें हृदय अवश्य पढ़ा होगा। एवी नोड को हृदय का पेसमेकर कहते हैं, इसमें आपको क्या चुनना है? गलत कथन, यानी कि आपको इसके बारे में कितना पता है। मानव हृदय की धड़कन मायोजेनिक होती है। ट्राइकस्पिड वाल्व दाएं आलिंद और दाएं नीले के मध्य होता है, क्या सही है? लसिका में अत्यंत सीमित रक्त क्रियाएं होती है, क्या ये सही है? सही है 3, तो उनको तो एक तरफ कर दो, और एक गलत निकलेगा उसको एक तरफ कर दो और उसी के टिक लगा दो। विच नॉट करेक्ट। सो गाइज, जब हम हृदय पढ़ रहे थे तब ये भी बात हमको देखने को मिली थी कि हृदय की धड़कन मायोजेनिक होती है, क्योंकि हमने कब पढ़ा था अच्छे से, ये भी सही बात है। ट्राइकस्पिड वाल्व दाएं, ट्राइकस्पिड वाल्व जो होते हैं ना, दाएं आलिंद और दाएं नीले के मध्य होते हैं, ये भी सही बात है। लसिका में अत्यंत स्वेद रक्त कोशिकाएं होती है, ये भी सही बात है। तो गलत बात कौन सी है? फर्स्ट वाली गलत बात है कि एवी नोड को हृदय का पेसमेकर कहते हैं, ये तो गलत बात है, तो यही हमारा राइट ऑप्शन है गाइज। आपने क्या किया था, कॉपी पेन पे लिख लो आपने भी जो भी सिलेक्ट किया था, क्योंकि खुद रिजल्ट आप निकाल सकते हो आप ना। बोमन कैप्सूल की परत किससे बनी होती है? बोमन कैप्सूल की परत हमने बोला भी था एक्सक्रेटरी सिस्टम,
उत्सर्जन तंत्र से क्वेश्चन बनता है तो बन गया। द लेयर ऑफ बोवन कैप्सूल इज फॉर्म। क्यूबॉइडल उपकला, स्वामस उपकला, कोलुमनार एपिथेलियम, स्लेटेड एपिथेलियम। बोवन कैप्सूल की परत किससे बनी होती है? सो गाइज वो बनी होती है स्क्विमस एपिथेलियम से बनी होती है। किससे? स्क्विमस एपिथेलियम। पढ़ रखा होगा उत्तक आपने, सेल्स उत्तक बोला भी था हमने, सेल्स उत्तक टॉपिक देख लेना। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था जीके एमसीक्यू जेम के चैनल पे। आप बोल रहे थे तब सर इतने इजी क्वेश्चन आते हैं क्या, तो देख लो आप खुद ही, अब तो यकीन हो गया होगा। और बहुत सारे तो मजाक सोच रहे सर इतने इजी क्वेश्चन थोड़ी आते, तो आ गया ना देखो, क्योंकि क्वेश्चन हमको पता था कि किस प्रकार के आने वाले हैं। एक्सपीरियंस है 5 साल का हमारे पास, तो अभ्यास नाम की कोई चीज़ होती है गाइस, आप खुद समझ सकते हो। आपको खुद को भी हो जाएगा देखना। जीके एमसीक्यू जेम के चैनल जहाँ पर हम सिंपल क्वेश्चन डिस्कस करते थे बिना दिमाग पे जोर दिए, तो वही क्वेश्चन आ गया कि यूस्टेन की नलिका, और ऊपर जो क्वेश्चन आया था ना कि कुफर कोशिका एक होती है, वो भी हमने जीके एमसीक्यू जेम के चैनल पर डिस्कस किया था। उसका भी कटिंग हम आपको भेज देंगे फेसबुक पे, यकीन नहीं होता है तो। सिंपल वही का वही क्वेश्चन था। यूस्टेन नलिका यानी कि जानते हो ना यार गाइज आप, यूस्टेन की ट्यूब पढ़ा था आपने, जोड़ती है, किसको जोड़ती है? बाह्य कर्ण से मध्य कर्ण को, मध्य कर्ण से नोजोफेरिंक्स को, मध्य कर्ण से अंतःकर्ण को, अंतःकर्ण से नोजोफेरिंक्स को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने आपको कुछ बताया था कान के बारे में, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण, आंतरिक कर्ण। तो आपको खुद को पता होगा कि हमारी कान में क्या होता है, पर्दा होता है यहाँ पे, ठीक है। पर्दा होता है तो मान लो कोई भी भारी आवाज़ आ गई, मान लो कोई भी बम विस्फोट हो गया, तो इतनी ध्वनि गति से जाएगी कि अगर बाहर निकालने के लिए कोई जगह ना हो तो पर्दे को फाड़ सकती है। तो भगवान ने सोचा, गॉड ने, कि इसके लिए बाईपास बनाया जाए, ताकि ये जो ज़्यादा ध्वनि तरंगे, आवाज़ें, कोई भी हवा है वो इधर बाहर निकल जाए। तो भगवान ने इधर बाईपास बना दिया इसमें, यहाँ से मध्य कर्ण से, मध्य कर्ण से आपके जो ये है ना आपका मुँह, गला, यहाँ पर ओपनिंग डाल दी। गले में ओपनिंग है यूस्टेन की नलिका। तो जब भी कोई भी धमाका होता है, कोई भी ज़्यादा तेज़ ध्वनि आती है, तो आपका मुंह खुल जाता है अचानक से, वो ध्वनि इधर से निकल जाती है, फिर वो इस पर्दे पर जोर नहीं डालती। तो ये तो सब कुदरत का करिश्मा है गाइस। तो समझ गए होंगे आप कि मध्य कर्ण से नासाग्रिका को क्या करती है, जोड़ती है। नासाग्रसिका नेजोफेरिंक्स को, जी बिल्कुल क्लियर। तो इस वजह से ये इसको यूस्टेन की नलिका बोलते हैं, जो आपके मध्य कर्ण से कहाँ तक होती है, नासाग्रसिनी यानी कि नेजोफेरिंक्स तक होती है। ये इस प्रकार का डायग्राम आप, ये नोज है आपका, मान लो डायग्राम कैसा भी समझने के लिए होता है। और ये आपका कान है, तो इसमें से एक यूस्टेन की नलिका आपके मध्य कर्ण से यहाँ नेजोफेरिंक्स तक ओपन हो ही रहती है, ताकि कोई भी ज़्यादा ध्वनि आए इधर निकल जाए। तभी तो आपका मुंह खुल जाता है जब भी कोई भी विस्फोट होता है, वो ध्वनि निकलती है इधर से। तो इसमें राइट ऑप्शन ये देख रखा ना, मध्य कर्ण से नासाग्रसिका को जोड़ती है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, और आपने भी यही किया होगा। ओके गाइस, देखो कोई भी शिकायत हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो कमेंट बॉक्स दे रखा है, वहाँ पर कमेंट कर देना, ताकि आने वाले वीडियो में हम आपका डाउट दूर कर सके। ब्लाइंड स्पॉट के शरीर में गलत कथन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए करेक्ट ब्लाइंड स्पॉट। पीला वर्णक बिंदु से बिल्कुल नीचे होता है, प्रकाश ग्राही कोशिका अनुपस्थित होती है, ऑप्टिक नर्व के उद्भव का स्थान, या फिर रेटिना का वह स्थान जहाँ अत्यधिक कौन कोशिका है। आपने नेत्र की संरचना पढ़ी होगी ना, बोला भी था हमने आपसे शायद, नेत्र की संरचना, और जीके एमसीक्यू जेम के चैनल पर भी हमने इसके बारे में देखा था। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही करके आए थे आप इसमें। ब्लाइंड स्पॉट के शरीर में गलत कथन, यानी कि इसके ब्लाइंड स्पॉट के बारे में आपको कितना मालूम है, 3 चीज़ें मालूम होगी तो आप इनके बारे में तो कर ही दोगे, और एक गलत यहाँ पर दे रखा है। सो गाइज यहाँ पर देखो, ब्लाइंड स्पॉट के बारे में ये भी बात सही है कि पीला वर्णक बिंदु नीचे होता है, ये भी सही है। प्रकाश ग्राही कोशिका अनुपस्थित, ये भी बात सही है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है इसके बारे में। और ऑप्टिक नर्व यानी कि जो पॉइंट ऑफ इमर्स ऑफ ऑप्टिक नर्व, ये भी बात सही है। तीनों बातें तो सही है, बट ये लास्ट वाली की
रेटिना का वह स्थान जहाँ अत्यधिक कॉन्सन को पाई जाए, ये गलत बात है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। डी करके आए होंगे आप शायद, तब तो सही है, तब तो 1 नंबर पक्का है आपका। अगला, फ्लोडी लेवल यानी कि सूत्र गुणता के सदर में विषम चुनिए। सेलेक्ट द ओडोन बेसिस ऑफ फ्लोडी। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट उगोनिया स्पर्मेटोगोनिया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेलेक्ट द ओड ऑफ द बेसिस ऑफ फ्लोडी लेवल। पढ़ रखा होगा आपने फ्लोडी लेवल। रिप्रोडक्शन से फिर क्वेश्चन आ गया, कितने सारे क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन बनेंगे, देखो आपके सामने। विषम चुनिए। तो गाइस जी विषम तो इधर ये तो तीनों तो सेम लग रहे हैं मेरे को, ये तीनों तो सेम है। और ये विषम तो यही लग रहा है कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, आई थिंक इसका ये होना चाहिए। और आप क्या करके आए थे तो आपको पता होगा, तृतीयक स्पर्मेटोसाइट इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए, शुक्राणु कोशिकाएं। अगला, शुक्राणु को दक्षता कहाँ, इतने सारे क्वेश्चन रिप्रोडक्शन से, ओ माय गॉड, काफ़ी सारे क्वेश्चन आगे गाइज। हमने आपसे बोला था वही काम हो गया 8-10 क्वेश्चन होने में। द कैप्सिटेंस ऑफ स्पर्म अकर्स इन, शुक्राणु को दक्षता कहाँ प्राप्त होती है, एप्टिडाइमिस, फैमिली रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या क्वेश्चन है वैसे, डिफरेंस इजी क्वेश्चन है गाइज। वासा डिफरेंशिया ऐसा लग रहा है जैसे कि हम जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे थे ना, वही कर रहे हो। हाँ, पिछले जब एग्जाम नहीं होता उससे पहले कर रहे थे ना, वही क्वेश्चन लग रहे हैं हमको। तो जैसे शुक्राणु को दक्षता कौन प्रदान करता है, पढ़ा होगा आपने। कौन करता है गाइज? सो गाइज वो करता है फीमेल रिप्रोडक्शन ट्रैक्ट, ठीक है। क्लियर। अगला, स्तन ग्रंथि से दुग्ध स्राव करने के लिए जिम्मेदार है द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर इंजेक्टिंग मिल्क। ये क्वेश्चन आया है जीके एमसीक्यू के चैनल पर, हमने हार्मोन पढ़ा था, वहाँ से देख लो। और जिन्होंने वो वीडियो देख लिया होगा तो 1 नंबर तो पक्का हो गया। एक नंबर भी इंपॉर्टेंट है गाइस, 1 नंबर से भी रह जाता है बहुत सारे स्टूडेंट, और बड़ा दुख होता है फिर उनको। स्तन ग्रंथि से दुग्ध स्राव करने के लिए जिम्मेदार कौन सा हार्मोन है, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटॉक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, बताइए। चलो वीडियो का फोटो भी हम आपको दिखा देते हैं, कौन सा वीडियो था वो। सो गाइज ये स्क्रीनशॉट हमारे जीके एमसीक्यू के चैनल का हम आपको दिखा रहे हैं, ये रो, ये वाला वीडियो देखा होगा आपने हमारे चैनल पे, ये वाला हार्मोन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा इसका आंसर, ठीक है। हार्मोन के विषय में हमने सारा आपको पढ़ाया था और उनके कार्य भी हमने आपको बताए थे, ठीक है। और हमने आपको एक ये वीडियो भी बनाया था हमने, जनन स्वास्थ्य और मानव रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये वीडियो भी आपने देखे होंगे तो काफ़ी सारी हेल्प आपको मिली होगी। प्रूफ दिखा रहे हैं हम तो आपको, अभी तो काफ़ी सारे प्रूफ दिखाने, हमने आपसे जो वादा किया था वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन बने, ठीक है। तो ये हमने आपको दिखा दे कि ये यहाँ से बनाए ये क्वेश्चन, जो भी हम हार्मोन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सो गाइज उस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा, अगर आपने देखा होगा तो स्तन ग्रंथियों में दुग्ध स्राव के लिए कौन जिम्मेदार है, तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा ऑक्सीटॉक्सिन के बारे में पढ़ा होगा ना, तो फिर सिंपल से यही जिम्मेदार है ऑक्सीटॉक्सिन, ठीक है। ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन, इसी की वजह से दुग्ध स्राव होता है। चलते आगे की ओर। न्यूट्रोफिल ए माइक्रो ये कैसे यानी बक्साणु बीमारी के प्रति किस प्रकार का रोध प्रदान करते हैं, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सिंपल सा क्वेश्चन, सेलुलर बैरियर और साइटोकिनिन बैरियर। हमने आपको पढ़ाया था प्रतिरक्षा तंत्र, उसका भी कटिंग हम डाल देंगे, ऐसे घबराना नहीं है, आपको पूरा प्रूफ देंगे क्योंकि लेवल वही रहा है, क्वेश्चन हमने जो बताया वही आया है। तो काफ़ी खुशी हमको भी, और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हमारे एक्चुअल में वीडियो देख रहे थे सीरियसली, उनका तो बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया। अब ये बात हमने आपको बताई भी थी, आपको पढ़ाया भी था अच्छे से, सारे दो काय के दो सब कुछ हमने पढ़ाया हुआ है, वीडियो डाल देंगे हम, बिल्कुल भी चिंता मत करो। तो बताइए इसका क्या ऑप्शन सही करके आए थे आप, कि न्यूट्रोफिल और माइक्रोफेगस बीमारी के प्रति किस प्रकार का रोध प्रदान करते हैं।
सो गाइज आप देख रहे होंगे कि ये बात न्यूट्रोफिल तो कोशिका तक चली गई, क्योंकि बाहर तो है नहीं, अंदर कोशिका तक चली गई। तो इस हिसाब से कोशिकीय रोध होना चाहिए, सेलुलर बैरियर होना चाहिए। आई थिंक स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन सेलुलर बैरियर ही होना चाहिए 100%, क्योंकि जब हमारा शरीर में स्किन हो गई, ये बाहर का मैटर तो फिजिकल में आता है, और थोड़ा सा अंदर चली गई तो फिजियोलॉजिकल में आ जाता है, और वो पूरे शरीर के कोशिका में चली गई तो सेलुलर बैरियर आ जाता है, और फिर और अंदर आ जाता है साइटोकिनिन आ जाता है। हमने बताया भी था आपको, वीडियो आपको मिल जाएगी फेसबुक पे या फिर इसी चैनल पर, हम आपको प्रूफ भी बताएंगे अभी। तो 55 इसका राइट ऑप्शन सी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एमेबिसिस का कारण है, एमेबिसिस का कारण है वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोस्टिस। जीके एमसीक्यूज एमके चैनल पे हमने आपको पढ़ाया था वायरस से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, फंगस से होने वाले रोग, वहाँ पर एमेबिसिस के बारे में भी चर्चा की थी। चलो हम आपको दिखाई देते हैं। ये हमारे चैनल का स्क्रीनशॉट है, और ये रहा वो वीडियो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। यहाँ पर हमने आप एमेबोइस के बारे में पढ़ाया था, और आएगा ना क्वेश्चन, देखो 101%। अब तो विश्वास हो गया होगा, यहाँ से आया वो क्वेश्चन इस वीडियो से, ठीक है। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा होगा तो वही आंसर यहाँ दे दो। सो गाइज उस वीडियो में हमने जाना था किससे होता है, प्रोटिस्टा से। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, प्रोटिस्ट। क्लियर? कहाँ दिक्कत आ रही? दिक्कत वाली बात यहाँ पर कोई रुकने वाला काम ही नहीं है। निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग, ये लो ये भी क्वेश्चन आ गया, विषाणु वाला वीडियो देख लेना जीके एमसीक्यू जेम के चैनल पर, पोल्ट्री से सर्वाधिक होता है। तो वहाँ पर हमने काफ़ी सारे रोग आपको बताए भी थे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट कॉमन वायरल डिसीज अमंग पोल्ट्री। पोल्ट्री से क्वेश्चन आ गया, क्योंकि आज आपको पता है कि आजकल क्या चल रहा है, बर्ड फ्लू चल रहा है। तो क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने भी, एग्जामिनर ने भी, कि विषाणु जनित रोग पोल्ट्री सर्वाधिक होता है फेलोरम, रानीखेत, माइकोप्लाज्मिक, उस नस्ल के बारे में पूछा है। तो बताओ अपनी नॉलेज अकॉर्डिंग। आई थिंक स्टूडेंट अगर आपको नस्ल पता होगी तो सबसे डेंजरस जो होता है ना वो रानीखेत वाली में होता है, ठीक है, रानीखेत इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला ये देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसके चूज द इनकरेक्ट मैच। हमने आपसे बोला था कि मैच वाले क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर ऑक्सिन, पार्थिनोकार्पी, एबीए, विलन को रोकना, जिब्रेलिन, बीज की प्रस्तुता, सिंपल सा क्वेश्चन, साइटोकाइनिन। हमने पादप हार्मोन का वीडियो बनाया था जीके एमसीक्यू एमके चैनल पे, उसका भी कटिंग हम आपको डाल देंगे। वहाँ पर ये सब पढ़ाया था हमने, सारे हार्मोन के बारे में पढ़ाया था। उस वीडियो का लिंक भी डाल देंगे, जो कि 2-3 महीने पहले हमने अपलोड की थी। ऐसा नहीं कि अभी, पहले की थी, ताकि आप पढ़ सको और यहाँ पर कर सको। तो जिन्होंने पादप हार्मोन वाला वीडियो देख लिया होगा, हमने बोला भी था कि पादप हार्मोन से, ह्यूमन हार्मोन से क्वेश्चन बनते, तो बने भी सही है, क्योंकि हम स्टूडेंट को सही डायरेक्शन देते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट के भी अच्छे कमेंट आए, काफ़ी सारे अच्छे रेस्पॉन्स आए। गलत कथन चुनना है, यानी कि आपको सही सही जानकारी मालूम होनी चाहिए 3 तो, और ये इसमें गलत दे रखा है। सो गाइज आई होप आपने किया होगा। यहाँ पर देखो ऑक्सिन जो दे रखा है ना, पार्थिनोकार्पी तो सही है, और जिब्रेलिन बीजों की प्रस्ताव खत्म करता है, ये भी सही बात है, और साइटोकाइनिन जीर्णता को रोकता है, ये भी सही बात है। बट यहाँ पर गलत मैच हो रहा है, ये गलत मैच हो रहा है गाइस। तो ये आपका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन बी। क्या आपने यही किया था तो अपने आप को 1 नंबर दे लो। अगर आपने गलत किया तो 0 नंबर, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अच्छी बात है। जिन जो एक से अधिक लक्षणों पर अपना प्रभाव दिखाते कहलाते हैं, तिथल जीन, प्लेटोट्रिक जीन, पोलिजेंस, मल्टीपल एलिज। क्या करके आए थे इसमें आप? अगर आप इसमें प्लेटोट्रिक जीन करके आए तो सही है, अपने आप को 1 नंबर दे लो। और ये जेनेटिक से क्वेश्चन बन गए देखो आपके। और ये देखो हमने आपसे बोला था कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइफैक्टरम सिंड्रोम से तो क्वेश्चन बनता है फेनिलकेटोनुरिया से, तो ये डाउन सिंड्रोम से पूछ लिया ना आपसे।
डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र के त्रिगुणन के कारण होता है? सिंपल, डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू ट्राइसोमी। और लक्षण भी हमने आपको बताए थे, सारा पढ़ाया था हमने आपको। इसका भी कटिंग वीडियो हम डाल देंगे कि कहाँ पढ़ाया था, क्योंकि आपको पता नहीं होगा। बताइए, ऑप्शन दे रखे कि 20वां गुणसूत्र, 21वां गुणसूत्र, 22वां, 16वां। पढ़ा होगा तो बहुत ईजी है। देखो, ये पढ़ा होगा आपने 21वें में ट्राइसोमी होती है, तो ये रहा ना 21वां, ऑप्शन बी। क्लियर? अपने आपको एक नंबर दे लो अगर आपने सही किया है तो। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। किसी विलेन का जल विभव होगा, इसका तो पूरी क्लासेज चलाई थी, उसका भी लिंक दे देंगे हम। किसी विलेन का द वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूशन ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज जीरो, धनात्मक एवं। इसका भी लिंक अवश्य दे देंगे, उसकी भी कटिंग डाल देंगे वीडियो की कि ये यहाँ से आया है। जल विभव होता है, सिंपल क्या होता है? हमेशा नेगेटिव होता है गाइस। यही किया होगा आपने भी, तब तो आपका एक नंबर पक्का सही है। हमेशा ऋणात्मक होता है। अगला, पादप में जल का वह पथ कौन सा है जो कि कोशिकाओं के मृत भाग से होकर गुजरता है? सिंप्लास्ट पाथवे, मेम्ब्रेनस पाथवे, वस्कुलर, एपोप्लास्टिक। सो गाइज, इसका राइट ऑप्शन होगा, इसका जो पाथ हुआ तो एपोप्लास्टिक होता है गाइज। क्या होता है? एपोप्लास्टिक। ठीक है ना? 12वीं बुक में, 11वीं की बुक में मिल जाएगी आपको। ये देखो 11वीं की रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। दाहिने फेफड़ा बना होता है, राइट लंग्स मेड अप 2 लोब्स का, 3 लोब्स का, 4 लोब्स का, 5 लोब्स का। और ये क्वेश्चंस दोनों चैनलों में डिस्कस किया था, जेके लोन में भी और जीके एमसीक्यू जेएमके में भी। दायां फेफड़ा बना होता है दायां ओर का। सो गाइज, वो बना होता है 3 लोब का होता है, जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन है 3 लोब का होता है, क्योंकि दायां है ना, तो हद तो बाएं ओर है, तो उधर कम होना चाहिए, दाएं ओर तो फुल होना चाहिए ना, तो 3 इधर ही आएगा। क्लियर? चलते अगले क्वेश्चन की ओर। काफ़ी सारे क्वेश्चन, आपकी जूलॉजी तो पूरी करा देते, फिर फिजिक्स का डालेंगे हम वीडियो। वास्तविक पसलियों की संख्या होती है, ये देखो पूरा रेस्पिरेटरी से कितने क्वेश्चन बन गए आपके। एग्जामिनर का दिमाग जो कर देता ना, फिर वही छापता है वो। द नंबर ऑफ द ट्रू ट्रिप्स, ये भी हमने आपको जीके एमसीक्यू जेम के चैनल पर बताया था, उसका भी कटिंग हम आपको देंगे जरूर, ताकि आपको यकीन हो जाए, लगे ऐसा रहे जैसे क्वेश्चन हम तो हमारे चैनल पे डिस्कस कर रहे हैं। वास्तविक पसलियों की संख्या क्या होती है? द नंबर ऑफ ट्रू ट्रिप्स। सो गाइज, हमारा अगर आपने जीके एमसीक्यू जेम के वाला वो वीडियो देख लिया होगा तो आपने 100% सही किया होगा, गारंटी के साथ, 7 पेयर। ठीक है, वास्तविक पसलियों की संख्या है, और वीडियो हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। पादप में क्लोरोसिस किसी कमी कारण होता है? नाइट्रोजन फास्फोरस, ये भी जीके एमसीक्यू जेम के चैनल पर हमने आपको बताया था, उसका भी कटिंग वीडियो हम आपको देंगे। पादप में क्लोरोसिस किसकी कमी कारण होता है? नाइट्रोजन फास्फोरस निकल। अब आप बोलते थे, कमेंट करते थे उस टाइम पे आप, सर इतने इजी क्वेश्चन थोड़ी ना आएंगे, तो देख लो आप खुद के सामने 65 पे तो नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन कमी कारण होता है गाइस। अगला, अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण कहलाता है? ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इंटू नाइट्रेट कॉल्ड। अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण क्या कहलाता है गाइस? नाइट्रिफिकेशन, ये भी डिस्कस किया था हमने, इसका भी कटिंग वीडियो हम आपको देंगे। अगला, नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन के उदाहरण, इसका भी वीडियो हमने बना दिया था, इसका भी कटिंग वीडियो हम आपको देंगे। द एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, नवीनीकरण, अनवीनीकरण, समाप्य, असमाप्य, काफ़ी हमने आपको कई बार पढ़ाया था और काफ़ी बार डिस्कस करवाया था, और जिन्होंने किया होगा 100% गारंटी टॉप 10 में नाम आएगा उनका। नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन के उदाहरण, सौर ऊर्जा, जीवाश्म, पानी, बिजली। हमने आपको बताया कि कौन कौन सी समाप्त होने वाली है, कौन कौन सी समाप्त नहीं होने वाली है। तो नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन बताइए। नवीनीकरण, अनवीनीकरण तो पता है ना, अगर वीडियो देखा होगा जीके एमसीक्यू जेएमके में तो पता होगा आपको। सो गाइज, इसका होगा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर और विंड एनर्जी, ऑप्शन बी।
तो ये जूलॉजी आपकी कंप्लीट है गाइज, ठीक है। और कितने आपने, क्योंकि 34 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट से आपसे पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट, तो आपके फिजिक्स में थे 33, केमिस्ट्री में 33 और 34 आपके, और इसकी पूरी आंसर शीट आपको पता होगी। सो गाइज पूरे 100 क्वेश्चन हो जाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के। तो कमेंट करके बताइए कि ये जूलॉजी हमने जो अभी यहाँ पर सोल्व की, आपके कितने क्वेश्चन सही गए, ईमानदारी से गाइज बता दो, ठीक है। फिर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड करेंगे।